प्रिय विद्यार्थियों, आज का विषय है पाठ बाल गोविंद भगत और इस पाठ के लेखक हैं रामवृक्ष बेनीपुरी और यह पाठ एक रेखा चित्र है। तो बाल गोविंद भगत रेखा चित्र के माध्यम से लेखक ने एक ऐसे विलक्षण चरित्र जो आसानी से नहीं दिखते, ऐसे चरित्र का उद्घाटन किया है जो मनुष्यता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। अब लेखक यह स्पष्ट करते हैं कि कोई भी व्यक्ति वेशभूषा यानी बाहरी पहनावे और बाह्य अनुष्ठानों से, ये जो कर्मकांड हैं, बाहरी कर्मकांड से कोई व्यक्ति सन्यासी नहीं होता। सिर्फ वेशभूषा से और बाहरी कर्मकांडों से कोई व्यक्ति सन्यासी नहीं होता है, बल्कि सन्यास का आधार तो जीवन के मानवीय सरोकार होते हैं। मानवीय सरोकार जो जीवन के मानवीय गुण हैं, वही जो है सन्यास का आधार है। अब बाल गोविंद भगत इसी आधार पर लेखक को सन्यासी लगते, जबकि बाल गोविंद भगत एक गृहस्थ थे, लेकिन उनके अंदर मानवीय गुण भरे हुए थे, जिसके कारण वह लेखक को सन्यासी लगते थे। इस पाठ में सामाजिक रूढ़ियों पर भी प्रहार किया गया है। जो समाज की जो रूढ़िवादी परंपराएं हैं, उन पर प्रहार किया गया है। और इस रेखा चित्र के माध्यम से ग्रामीण जीवन की, बाल गोविंद भगत के माध्यम से ग्रामीण जीवन की, गांव के जीवन की सजीव झांकी भी देखने को मिलती है। तो यह था पाठ का संक्षिप्त परिचय। प्रस्तुत है पाठ बाल गोविंद भगत। तो लेखक बाल गोविंद भगत के विषय में लिखते हैं कि बाल गोविंद भगत मझोले कद के यानी मध्यम कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। उनका रंग गोरा था। 60 से ऊपर के ही होंगे। उनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा थी और उनके बाल पक गए थे। वह लंबी दाढ़ी या जटाजूट तो नहीं रखते थे, सिर पर उनके जटाएं नहीं थी, लेकिन हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से जगमग किए रहता था। जो सफ़ेद बाल थे, उनसे उनका चेहरा जगमगाता था। अब बाल गोविंद भगत कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे। कमर में एक लंगोटी मात्र ही पहनते थे और सिर में कबीर पंथियों की सी कनफटी टोपी पहनते थे। कबीर पंथी यानी कबीर जो है, उनकी विचारधारा पर चलने वाले एक अलग सी टोपी पहनते हैं जो कान के ऊपर से खुली रहती है। तो बाल गोविंद भगत भी कबीर पंथियों के समान कनफटी टोपी पहनते थे। और जब जाड़ा आता था, जाड़े का मौसम, तो एक काली कंबली यानी काला कंबल ऊपर ओढ़े रहते थे। उनके मस्तक पर यानी माथे पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन, माथे पर हमेशा रामानंदी चंदन लगा रहता था और जो नाक के एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह शुरू होता था। तो नाक से ही वो चंदन का टीका प्रारंभ करते थे और गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडौल सी माला बांधे रहते थे। तुलसी की जड़ों की एक बहुत अच्छी सी बनी हुई नहीं, एक बेडौल सी माला उनके गले में बंधी रहती थी। अब ऊपर जो बाल गोविंद भगत का वर्णन किया गया है, उस ऊपर की तस्वीर से यह न माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे। बाल गोविंद भगत साधु नहीं थे, बल्कि वो तो पूरे गृहस्थ थे। उनका पूरा परिवार था। अब उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं, लेखक को उनकी गृहिणी यानी पत्नी की तो याद नहीं, उनकी पत्नी के विषय में उन्हें याद नहीं है, लेकिन उनके बेटे और पतोहू यानी उनकी बहू को लेखक ने देखा था। अब बाल गोविंद भगत की खेतीबाड़ी भी थी, थोड़ी खेतीबाड़ी थी और उनका एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था। अब बाल गोविंद भगत खेतीबाड़ी करते थे और उनका परिवार भी रखते, यानी उनका परिवार भी था। लेकिन बाल गोविंद भगत अपने कर्मों से साधु थे। गृहस्थ होते हुए भी वो अपने कर्म से साधु थे, क्योंकि साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले। अब साधु के अंदर जो गुण होने चाहिए, वो सारे गुण बाल गोविंद भगत के अंदर थे। वो कबीर को अपना साहब मानते थे, कबीर की विचारधाराओं पर चलते थे। कबीर ही उनके लिए ईश्वर के समान थे। वह कबीर के ही गीतों को गाते थे और उन्हीं के दिए हुए आदेशों पर चलते थे। वह कभी झूठ नहीं बोलते थे और सबसे खरा व्यवहार रखते, सबसे एकदम सच्चा व्यवहार रखते थे। और किसी से भी कोई भी दो टूक बात करने में, एकदम खरी दो टूक बात करने में वो संकोच नहीं करते थे और न ही किसी से खाम खा यानी व्यर्थ में किसी से झगड़ा भी मोल नहीं लेते थे। किसी की चीज़ न छूते थे वो और न ही बिना पूछे
अपने व्यवहार में लाते। व्यवहार में यानी किसी की भी चीज़ को बिना उससे पूछे अपने काम में वह कभी भी नहीं लाते थे। और वह नियम का पालन करने में इतने पक्के थे कि इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते थे कि लोगों को कुतूहल होता था। वह कभी दूसरे के खेत में शौच के लिए भी नहीं बैठते थे। वह पूरे गृहस्थ थे, लेकिन इसके बाद भी उनकी सब चीज़ साहब की थी। उनके खेत में जो कुछ भी पैदा होता, जो कुछ भी अनाज पैदा होता था, वह उसे सिर पर लाद कर पहले साहब के दरबार में ले जाते थे। अब साहब के दरबार से मतलब है कबीर पंथी मठ, यानी कबीर की विचारधारा पर चलने वाला आश्रम। तो उनके खेतों में जो कुछ भी पैदा होता था वह सिर पर लाद कर पहले साहब के दरबार में ले जाते थे, और वह उनके घर से 4 कोस की दूरी पर था। और उस कबीर पंथी मठ पे वह दरबार में भेंट रूप रख लिया जाकर, और जो प्रसाद के रूप में वहाँ से उन्हें मिलता था उसे घर ले आते थे और उसी में अपनी गुजर चलाते थे, उसी में ही गुजारा करते थे। अब लेखक तो बाल गोविंद भगत के इन गुणों से प्रभावित तो थे ही, लेकिन इससे भी ज़्यादा वो प्रभावित थे उनके मधुर गीतों पर। तो लेखक इन सब से ऊपर मोहित थे उनके मधुर गान पर, उनके मधुर गीत पर। और उनके मधुर गीत सदा सर्वदा ही सुनने को मिलते थे। और वह गीत गाते थे कबीर के सीधे साधे पद। तो कबीर के सीधे साधे पद भी उनके कंठ से निकलकर एकदम सजीव हो उठते थे। तो लेखक उनके गीत पर बहुत मोहित थे, और उनका गीत हर ऋतु में सुनाई देता था। तो वर्षा ऋतु का वर्णन करते हुए लेखक कहते हैं कि आषाढ़ की रिमझिम है। आषाढ़ का महीना यानी वर्षा ऋतु प्रारंभ हो जाती है, तो उस समय रिमझिम बारिश हो रही है। पूरा गांव जो है वह खेतों में खेती करने के लिए उतर पड़ा है। खेतों में कहीं हल चल रहे हैं, कहीं पर रोपनी हो रही है, यानी पौधों की रोपनी हो रही है। धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं, और औरतें कलेवा लेकर, कलेवा यानी सुबह का नाश्ता लेकर मेड़ पर, खेतों की मेड़ पर बैठी हुई हैं। आसमान बादलों से घिरा हुआ है और कहीं पर धूप का नाम नहीं है। ठंडी पुरवाई चल रही है। पुरवाई यानी पूरब दिशा से आने वाली हवा चल रही है। और ऐसे समय में जब किसान खेतों में काम कर रहे हैं, तो उसी समय आपके कानों में, यानी वहाँ खेतों में काम कर रहे लोगों के कानों में एक स्वर तरंग झंकार सी कर उठी, यानी लोगों को एक स्वर सुनाई दिया। और यह गीत कौन गा रहा है और यह क्या है, यह किसी से भी पूछना न पड़ेगा, क्योंकि सब बाल गोविंद भगत के मधुर गीत से परिचित थे। अब बाल गोविंद भगत भी समूचा शरीर, उनका पूरा शरीर कीचड़ से लिथड़े हुए अपने खेतों में रोपनी कर रहे हैं। उनकी अंगुली एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध यानी एकदम कतार से जो है खेतों में बिठा रही है, यानी धान के पौधे को एक पंक्ति में वो अपने खेतों में लगा रहे हैं। उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा है। यानी खेतों में काम करते हुए बाल गोविंद भगत गीत गा रहे थे, और ऐसा लग रहा था कि उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर, यानी संगीत की सीढ़ी के माध्यम से मानो कुछ शब्दों को स्वर्ग की ओर भेज रहा है और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। अब उनका गीत इतना प्रभावशाली होता था कि बच्चे खेलते हुए उस गीत को सुनते ही झूम उठते थे। खेत पर जो औरतें खड़ी हुई हैं, वो औरतों के होठ स्वतः ही अपने आप ही कांपने उठते थे और वो गुनगुनाने लगती थी। और जो हलवाहे यानी हल चलाने वाले, उनके कदम ताल से ऊपर उठने लगते थे, यानी वो एक ताल से जो है वह हल चलाने लगते थे। और रोपनी करने वाले जो किसान, उनकी अंगुलियां भी उस गीत से प्रभावित होकर, मगन होकर वे अजीब क्रम में चलने लगती थी। अब बाल गोविंद भगत का यह संगीत है या जादू, यानी बाल गोविंद भगत का संगीत इतना जादुई प्रभाव वाला था कि उनके गीत को सुनकर खेतों में काम कर रहे किसान अत्यंत मगन होकर काम करने लगते थे। तो यह था पाठ का अंश। आशा है इतना अंश आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। पाठ का अगला भाग हम आगे के भाग में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।